हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइज़ दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 26 अगस्त है और आज का डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आज हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड कई सारे फैक्ट्स को देखने वाले हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। खास करके कोविड-19 की जब आप बात करते हैं, SARS-CoV-2 में क्वेश्चंस कई तरीके के बन सकते हैं। तो विल कवर टुडे एक्सप्लेन्ड पेज ऑल्सो, और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को भी कवर किया जा रहा है। साथ में फुल न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाई हुई हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड या मेंस में जो आप डाटा यूज़ कर सकते हैं उसको शामिल किया गया है। तो डिस्कशन को बहुत ध्यान से सुनना है और अपने नोट्स वगैरह बनाते रहने हैं। आंसर ज़रूर किया कीजिए। आप लोग को जो क्वेश्चन पूछा जाता है ड्यूरिंग द सेशन, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर आपसे लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ उन सब का आंसर ज़रूर कीजिए। खास करके जो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पूछती हूँ डिस्कशन के दौरान, उसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। अगर आप लोग उसका आंसर नहीं करते हैं कमेंट में, तो ऐसा लगता है कि आप लोग ध्यान से सुन नहीं रहे डिस्कशन को। तो कोशिश करें कि जो सवाल यहाँ पूछा जाए उसका आंसर ज़रूर कीजिए। अगर आप जो अंत में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसका आंसर नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको एक बार देखिए ज़रूर, एक बार समझिए ज़रूर, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। आज 26 तारीख है, कोटेशन से, और आज का कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्टिन लूथर किंग का ही ये कोटेशन है। लाइफ्स मोस्ट परसिस्टेंस एंड अर्जेंट क्वेश्चन इज, क्या है सवाल आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी, या हम सबकी ज़िंदगी में ज़रूरी सवाल ये है कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर अदर्स, आप दूसरों के लिए क्या करते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को हर किसी को सोचने की ज़रूरत है कि आपका जो एक कदम है वो क्या सिर्फ आपके लिए है, या क्या वो सिर्फ आपको मदद पहुंचाएगा, या फिर वो बाकी लोगों के लिए भी है, या फिर वो एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए है, या फिर वो जो आपके समाज के लोग हैं उनके भलाई के लिए है। तो ये हमें ज़रूर से ज़रूर इस सवाल को हमेशा सोचते रहना है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, ऐसा मार्टिन लूथर किंग का कहना है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे राइटिंग में अपने समझ के अनुसार। आप अपने ऑप्शनल पेपर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एथिक्स पेपर में यूज़ हो जाएगा ऐसा कोटेशन। तो आइए आपको बताती हूँ आज डिस्कशन में क्या कुछ खास होने वाला है। और इसमें सबसे पहले आपको जान लेना है, यहाँ पर हम लोग जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे उसमें है फार्म सेक्टर ग्रोथ। देखिए, बाकी जो आर्टिकल आज एक्सप्रेस में आया हुआ है उसमें ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आप पढ़ना चाहें तो उसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं। एक एक बड़ा सा जो आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पे कमला हैरिस के बारे में, तो वो भी ऑब्वियसली ज़्यादा उसमें जो चीज़ें हैं वो अमेरिका को लेकर के लिखी गई हैं। एंड इसके अलावा बाकी जो आर्टिकल हैं उसमें कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं जो हमें एग्ज़ाम के लिए काम आ सकता है। किसी में जो हमारे पीएम हैं उनके बारे में उनकी तारीफ़ें लिखी गई हैं, तो कुछ वो बहुत ही बायस सा आर्टिकल है जिसको एग्ज़ाम के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। फार्म सेक्टर ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है और यकीन मानिए क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। वहाँ से जो आप साइड में देखेंगे एडिटोरियल वाले पेज पर, उसमें कई सारे डाटा एंड फैक्ट्स हैं जो बताए जा रहे हैं कि रूरल एरिया में किस तरीके से बदलाव हो रहा है। अब ये हमें ये जानना है कि ये पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के आने की वजह से इकोनॉमी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तो क्या रूरल एरिया में इसका प्रभाव ज़्यादा है या फिर कम है, तो इसके बारे में हम आर्टिकल में देखेंगे। एक्सप्लेन पेज पर एक डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। SARS-CoV-2 का इम्पैक्ट ह्यूमन बीइंग पर तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर है, तो डू यू नो कि एनिमल पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और क्या हर एनिमल पर बिल्कुल सेम प्रभाव पड़ेगा। तो जो डोमेस्टिक एनिमल है, जो वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड एरिया में एनिमल हैं, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल हैं, क्या सब पर एक जैसा ही प्रभाव पड़ेगा, तो ये हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज पर। अदर देन दैट हम बात करेंगे एक एस्टेरॉइड की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूज़ में चल रहा है। और इसके अलावा कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस भी दिए गए हैं आज, ज़रूर उसको लिख करके और आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अभी अगर नहीं किया है तो। आईएएस दरबार का है आंसर राइटिंग रिव्यू, ठीक है, आईएएस दरबार आंसर रिव्यू ग्रुप, ये आप जाकर के टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पहले तो आप अपना आंसर लिख करके पीडीएफ फॉर्म में डाल सकते हैं। दूसरा, आपको पीडीएफ वहाँ पर अपलोड किया जाता है, कुछ इन्फॉर्मेशंस वहाँ पर शेयर की जाती हैं, तो आप उसके लिए उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उस ग्रुप पर भी आपको होना चाहिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और आज का बैकग्राउंडर में आप क्या क्या जानने वाले हैं। जीडीपी ग्रोथ के बारे में जानेंगे, सीएसआर के बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। डू यू नो व्हाट इज़ ई सिम फिजिंग, क्या होता है ये, अभी न्यूज़ में चल रहा है ई सिम फिजिंग, इसके बारे में आपको बताऊंगी। चार धाम वायलेशन, आखिर क्या वायलेशन है ये,
VPA 2018, व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, कोल बेयरिंग एरिया एक्ट क्या होता है। और इसके अलावा जो एक बहुत ख़ास बात है जो एक आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, दैट इज़ कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने सुब्रमण्यम जयशंकर साहब ने एक बुक पब्लिश किया है, और वो जो बुक उन्होंने लिखी है उसका नाम क्या है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। खास करके यूपीएससी अगर ना भी पूछे तो जो पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम होता है या वनडे एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर बुक का नाम इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कशन में जानेंगे आज, तो बने रहिएगा अंत तक बहुत ही ध्यान से। ये 2 सवाल आपसे पूछे गए हैं आंसर राइटिंग के लिए। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला सवाल ये है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल प्रोडक्ट टू स्ट्रेंथन द रूरल अर्बन लिंकेज। ठीक है, जब अभी हम आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि रूरल एरिया में किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, और उसके बाद जब हम रूरल अर्बन लिंकेज के बारे में सोचेंगे तो ये क्यों ज़रूरी है इसका भी आपको पता चल जाएगा। तो लोकल प्रोडक्ट्स को स्ट्रेंथन करना क्यों ज़रूरी है ये आपको सोचना है, इसके बाद इसका आंसर लिखना है, डिस्कस करना है। दूसरा सवाल इसी से मिलता जुलता है, इसके अगर आप सेक्शन में जाते हैं तो प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, और प्रॉब्लम्स में ये नज़र आता है कि आज नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, बहुत सारी परेशानी है। उसके बारे में भी हमें अपने आंसर में सोच करके लिखना है। तो 2 सवाल आपसे दिए गए, हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो ज़रूर आप लोग लिखेंगे। तो गैर कृषि रोजगार क्षेत्र में भी संकट काफ़ी बना हुआ है, यानी कि ये इस बार का जो सिचुएशन है वो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में है। एग्रीकल्चर सेक्टर में दिक्कतें कम हैं, या अभी यूँ कहें कि एग्रीकल्चर सेक्टर भारत में बूम पर जा रहा है। इसके बारे में कुछ डाटा फैक्ट्स हम लोग देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, और डिस्कशन की शुरुआत में हम प्रीलिम्स बेस्ड ऑब्जेक्टिव न्यूज़ को देखने वाले हैं। पहला न्यूज़ है, फ्रंट पेज से लिया गया है, कंजम्पशन शॉक, सीवियर इकोनॉमिक ग्रोथ विल टेक लॉन्गर, पोरेस्ट हिट द हार्डेस्ट। आरबीआई का ये डाटा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो एनुअल डाटा आरबीआई निकालती है उसके अकॉर्डिंगली ये बताया गया कि जो कंजम्पशन शॉक हुआ है, क्योंकि कंजम्पशन एकदम से कम हो गया, लोगों ने ख़रीदारी बंद कर दी, लॉकडाउन हो गया, सप्लाई कंस्ट्रेंट आ गया, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, दूसरी तरफ लोगों के पास इनकम क्रंच आ गया। इसकी वजह से एक बहुत सीवियर शॉक इकोनॉमी को लगा है। इकोनॉमी रिकवर करेगा लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। क्या तरीके हो सकते हैं, तो आपके लिए प्रीलिम्स फैक्ट भी है, यहाँ पे याद रखिएगा। इकोनॉमी को इस समय में उभारने के लिए जो हमारे पास तरीके हैं, उसमें आरबीआई का ये मानना है, रिपोर्ट का ये मानना है कि अगर हम क्विक रिकवरी चाहते हैं तो इसमें प्राइवेट स्पेंडिंग को बढ़ाना होगा, प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग को, यानी कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हुए, और हैज़ टू राइज इन डिस्क्रिशनरी सेक्टर लाइक ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी, रिक्रिएशन, ऐसे जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर प्राइवेट स्पेंडिंग को बढ़ाना होगा। तो आपको याद होगा रेलवे में सरकार ने 5% प्राइवेट सेक्टर को देने की बात कही है। जो ट्रेनें चलाई जाएंगी, कुछ नंबर ऑफ ट्रेन्स हैं, वो अब प्राइवेट सेक्टर के द्वारा होल्ड किया जाएगा, उसके द्वारा रन किया जाएगा। तो याद रखिए कि 5% जो स्टेक है रेलवे में वो अब प्राइवेट एंटिटीज़ को दिया जा रहा है। ये हम ऑब्वियसली फुल प्राइवेटाइजेशन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक कदम ये ज़रूर है रेलवे के प्राइवेटाइज होने की तरफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दिया जो कि लिखा हुआ नहीं है। और आरबीआई ने भी ये कहा है कि अगर हम प्राइवेट स्पेंडिंग को बढ़ाते हैं इन सेक्टर्स में, ट्रांसपोर्ट में, हॉस्पिटैलिटीज़ में, तो यहाँ से चीज़ें थोड़ी ठीक हो सकती हैं, बिकॉज इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इस दौरान। तो जहाँ जहाँ पर सेक्टर में दिक्कतें आई हैं उस पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। अगला न्यूज़ देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इससे जुड़े हुए कई लिंक हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये सवाल है कि जो न्यूज़ है वो उसके अकॉर्डिंगली 4 धाम वायलेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है, याद रखिए एक परियोजना है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है ना 4 धाम परियोजना को लेकर के। तो 4 धाम परियोजना जो प्रोजेक्ट है, इसमें जिम्मेदारी किसको मिली है, पहला सवाल तो ये है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, MORTH, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे को जिम्मेदारी मिली है 4 धाम परियोजना को बनाने की। लेकिन इसमें वायलेशन बहुत हो रहा है, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया, जहां पर ये पूछा गया कि आप बताएं कि ये जो परियोजना पूरी है इसमें किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो पता चला कि कई सारी जो वायलेशंस हैं, रूल नॉर्म्स का वायलेशन हो रहा है, और इसके लिए जो हमारी मिनिस्ट्री है, कौन सी, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री,
उनको सख्त कदम लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अब क्वेश्चन बन सकता है ना कि इसमें कौन सी मिनिस्ट्री लायबल होगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो हमारी है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि यहाँ पे एक्शंस लिए जाएं। इसके अलावा एक और बात याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया है इस पूरे चीज़ों की जानकारी रखने के लिए। तो इसमें क्या है, कई बार एनजीटी भी सुमोटो लेती है। एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उनके भी जुरिडिक्शन में ये सारी चीज़ें आती हैं। कहीं पर अगर वायलेशन हो रहा है एनवायरनमेंट नॉर्म्स का, कहीं पर अगर ऐसे सड़क वड़क के निर्माण हो रहे हैं लेकिन वाइल्ड लाइफ को क्षति पहुंचाया जा रहा है, तो उसमें एनजीटी भी सामने आती है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक्शंस लिए हैं। तो याद रखिएगा, चार धाम परियोजना के बारे में भी और उससे जुड़े हुए बाकी फैक्ट्स भी आपको पढ़ लेने हैं कि इस परियोजना में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कैसा कंस्ट्रक्शन है, क्या पूरा एरिया है, क्या क्या लोकेशंस हैं, ये सब हमें जान लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ जो मैं आपको बता रही थी ई फिशिंग के बारे में, ई सिम फिशिंग, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एक अवेयरनेस न्यूज़ भी है ये, क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि ई सिम फिशिंग किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, लेकिन दूसरा जो न्यूज़ आपको जानना चाहिए वो ये है कि आपने एक जगह सुनी होगी जामतारा, जो कि झारखंड में है, और वहाँ से ये न्यूज़ सामने आ रही है कि वहाँ पर एक 3 स्टेप में अभी एक चीज़ें हो रही हैं। अभी आपको पता होगा, आपके पास जो ऑप्शन आया होगा ई सिम का, जो नॉर्मल सिम है उसको लोग ई सिम में कन्वर्ट करा रहे हैं, ताकि ये जो आप इस सिम को फ़ोन में लगाते हैं, इन सब चीज़ों की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। तो ई सिम का कॉन्सेप्ट अभी नया आया है, और जैसे ही हमारे सामने कोई नई कॉन्सेप्ट आते हैं या कुछ नया चीज़ इंट्रोड्यूस होता है, तो आप देखते हैं कि उसका फटाफट से उसको लेकर के जो साइबर क्राइम है अब वो शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही साइबर क्राइम हुआ है ई सिम फिशिंग में। इसमें क्या हुआ है कि 3 स्टेप्स होता है, लोग कॉल करते हैं आपको, और यहाँ पे जो चीज़ पूरी आर्टिकल में लिखा हुआ है, इसमें यही लिखा हुआ है कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो एक सीरीज़ ऑफ मोबाइल नंबर आपको लेना होता है, उस मोबाइल नंबर से फिर आप उस पर ऑब्वियसली ओटीपी वगैरह जाता है। नेक्स्ट में होता है कि आप जो जिनका भी ओनर का नंबर है वो आप उनको कॉल करें, उनको ये कहा जाता है कि आप अपना सिम का जो केवाईसी है उसका डिटेल दे दीजिए। फिर उसमें ईमेल आईडी वगैरह ली जाती है, फिर ईमेल सेंड किया जाता है, ताकि वहाँ पर मतलब 2 चीज़ें चल रही होती हैं। एक तरफ वो भरोसा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं ईमेल के ज़रिए, और दूसरी तरफ वो आपका केवाईसी और सारा डिटेल फ़ोन नंबर के थ्रू निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये जो फ्रॉड है, ई सिम फ्रॉड, यहाँ पर उसी को ई सिम फिशिंग का नाम दिया गया है, इसको याद रखिएगा। लोकेशन वगैरह तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज़रूरी है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मोदी जी एक बुक को लिए हुए हैं। बुक पर लिखा हुआ है द इंडिया वे। ठीक है, द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये बुक किसकी है? ये है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब की। इन्होंने प्रेजेंट किया है अपनी बुक की पहली कॉपी को, जिसको कि रिलीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो ये चूँकि एक तो हमारे विदेश मंत्री अभी हैं और उनका ये बुक है, तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट हो गया। दूसरा, मोदी जी ने इसको पब्लिश किया है, तो ऐसे भी इम्पॉर्टेंट हो गया। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पीसीएस वगैरह एग्जाम में बुक्स का नाम पूछा जाता है, किन्होंने लिखा है, इसे पूछा जाता है। तो द इंडिया वे किनकी बुक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक्चुअली सारे न्यूज़ को कवर कर लिया है आज के पूरे न्यूज़पेपर में। इतने ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपको पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूज़ हैं वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अगला न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी। इसमें हम बात करेंगे CSR की, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट CSR का? जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्म है, ये टर्म आता है कंपनी एक्ट 2013 से, याद रखिएगा, कंपनी एक्ट 2013। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, अब जब कंपनी आती है किसी जगह पर प्लेस होती है, प्रोजेक्ट चलाती है, तो जाहिर तौर पर वहाँ पे रहने वाले लोगों का, मान लीजिए अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट है जो केमिकल ओरिएंटेड है, तो लोगों को ऑब्वियसली एनवायरनमेंट को थोड़ा सा हार्म होता है, लोगों को हार्म होता है। तो आपका जब उस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट होता है, तो आपको फिर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होगा। तो यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करने के लिए कॉरपोरेट्स को कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट को डोनेट करना होता है, देना होता है CSR फंड में। ठीक है, ये बात किस में आई? ये बात आई कंपनी 2013 के थ्रू, जो CSR फंड बनाया गया उसमें लोगों को पैसा देना होता है। लोगों को मतलब कंपनियों को।
अब हम जो आज का न्यूज़ देख रहे हैं वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ ये है कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑब्लिगेशन होता है, इसमें जैसे आपको फिक्स होता है कि आपका अगर इतना फ़ायदा हुआ है, इतने प्रॉफिट हुए हैं आपके, इतना टर्नओवर रहा है, तो इतना परसेंट, 2%, 5% जो भी है वो आपको देना होगा। ये ऑब्लिगेशन है। अब इसको क्या किया गया है कि हर तरफ एक होड़ मची है किसी चीज़ की, वैक्सीन की या ड्रग की। कोविड से कैसे लड़ा जाए, उसके लिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो ड्रग या वैक्सीन्स हैं उसको बनाने की बात चल रही है और पूरी कोशिश चल रही है। तो इस पूरे सेक्टर में अगर कोई इन्वेस्ट करता है, यानी कि अगर कोई कंपनी कोविड ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग में या उसको लेकर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे देती है, तो उसको भी CSR का हिस्सा भी ही माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, द गवर्नमेंट इज टेम्परली अलाउिंग इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स सच एफर्ट टू बी कंसिडर्ड एज अ फुलफिलमेंट ऑफ द कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपने कहा कि हमने CSR का जो अमाउंट है उसको कोविड-19 से जुड़े हुए जो भी क्षेत्र हैं, मेडिसिन से ओरिएंटेड, उसमें दिया है, तो फिर आपको अलग से CSR में पैसे देने की आवश्यकता नहीं, इसको कंसिडरेबल माना जाएगा। फाइन। अब एक और न्यूज़, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो है, ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें एक रूल भी आया बाद में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल 2014 भी जारी किया गया। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये क्लियर कर दिया, इंसर्टेड अ प्रोविजन दैट वुड अलाउ फर्म टू क्लेम CSR बेनिफिट फॉर सच एक्टिविटीज़ अंटिल 2022 टू 2023। तो याद रखिएगा 2022 और से लेकर के 2023 तक ये कंपनी को अलाउ किया गया है कि आप ऐसी किसी भी एक्टिविटी में पैसा दे सकते हैं और वहाँ से फिर अपना जो बेनिफिट है, CSR बेनिफिट, उस पर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। एंड इन कोलैबोरेशन विद एनी इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन मेंशन इन द शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो ये जो उसके बारे में बेसिक फैक्ट्स है वो लिखा हुआ है। तो CSR पर मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं जो न्यूज़ में आई हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है GST से जुड़ा हुआ। तो जैसा हमने कई आर्टिकल में डिस्कस किया हुआ है GST के बारे में, और कई सारी मीटिंग्स जो हैं GST काउंसिल्स की वो लगातार चलती जा रही हैं। अभी अगली मीटिंग कल है और फिर उसके बाद अगली मीटिंग सितंबर 19 में है। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, याद होगा आपको, वही चेयर करती हैं GST काउंसिल को। याद रखिएगा कि GST काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। और उन्होंने अभी इन दिनों बहुत सारे मीटिंग्स की हैं कि कैसे चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए। आज का जो न्यूज़ है वो ये है कि 2 व्हीलर को अभी किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है, ना ही लग्जरियस और ना ही सिन गुड। तो जैसे आपको मालूम है कि भी 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं। तो ऐसे में अभी सही पॉलिसी मेकिंग बहुत ज़रूरी है। आप किस चीज़ पर टैक्स कम कर दें, किस चीज़ को आप लोअर टैक्स स्लैब में ले आएँ कि लोग जो है उस पर इन्वेस्ट करने लग जाएं। ठीक है, तो अगर अभी बाइक का दाम कम कर दिया जाएगा तो लोग डरते डरते भी इन्वेस्ट कर देंगे, बिकॉज उनको सस्ता मिल रहा होगा और उनकी ज़रूरत होगी, तो दोनों को पूरा करते हुए इन्वेस्ट करेंगे। तो ये यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है हमें। दूसरा, GST काउंसिल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसमें ये मालूम होना चाहिए कि जो मीटिंग्स हैं वो होती हैं और इसमें पूरा जो टैक्स स्लैब वगैरह है उसको रिवाइज़ किया जाता है बार बार। जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है उसके साथ वीडियो लिंक पर डिस्कशन के दौरान ये सारी बातें हुई कि जो GST रेट है उसको किस में रखा जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर की गई। आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये लास्ट न्यूज़ है, फिर हम लोग डिस्कशन पर चलेंगे, आर्टिकल के डिस्कशन पर। ये न्यूज़ क्या है, ये न्यूज़ जुड़ा हुआ है कोल इंडिया लिमिटेड से जुड़ा हुआ है, या फिर CBA एक्ट से जुड़ा हुआ है। इसका फुल फॉर्म है कोल बियरिंग एरिया एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एरिया में, हर क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होने लगी है अब। ठीक है, क्योंकि ये नीड ऑफ द टाइम है और ये ज़रूरी भी है रिफॉर्म के लिए, एडवांसमेंट के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप कंपटीशन क्रिएट करते हैं तो उससे एफिशिएंसी आती है किसी भी सेक्टर में, और वही चीज़ यहाँ पर कोल सेक्टर में भी लाने की कोशिश की जा रही है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग द प्रपोजल टू एक्वायर लैंड अंडर द कोल बियरिंग एरिया एक्ट 1957। ध्यान दीजिएगा, एक जो प्रपोजल आया गवर्नमेंट के पास कि जो एरिया है, लैंड एरिया है, उसको प्राइवेट सेक्टर को भी दिया जाए and lease it to the private players to expedite the development of the coal block allocated in the commercial minings। तो ये जितनी भी
जुड़ी हुई है चीज़ें कोल माइनिंग से, यानी कमर्शियल माइनिंग हो सकता है या फिर डेवलपमेंट का काम हो सकता है कोल ब्लॉक का। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो ज़मीनें हैं जो उस एरिया के अंतर्गत पड़ती हैं उसको प्राइवेट सेक्टर को भी लीज पर दिया जा सकता है। ऐसी बात चल रही है, जिस प्रपोजल को कंसीडर किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एक्ट जो लागू होता है वो याद रखिएगा, एक्ट का नाम है कोल बियरिंग एरिया एक्ट 1957, याद रखना है। और उसके बाद अभी अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो CBA एक्ट इज यूज फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर यूज बाय द स्टेट ओन्ड कोल माइनिंग कंपनीज, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, या इस तरीके की जो भी कंपनी है जो कोल माइनिंग के सेक्टर में स्टेट ओन्ड कंपनी यानी कि सरकारी कंपनियां हैं, सिर्फ वही उस जगह को एक्विज कर सकती है, उस जगह पर काम कर सकती है, एक्सप्लोर कर सकती है। तो ये अभी प्रेजेंट करंट रूल है, इसको बदलने की बात चल रही है, देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको याद रखना है कि ये सब एक्ट जो है न्यूज़ में है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और जैसा आपको मैंने शुरू में बताया कि हम बात करने वाले हैं फार्म सेक्टर के ऊपर। इट टेक्स टू क्या है इस आर्टिकल में, देखिए मैं बताती हूँ। सिलेबस में कहाँ पर आ जाएगा, सिलेबस में सबसे पहले आप इसको डाल देंगे GS पेपर 3 में। GS पेपर 3 में कहाँ पर, GS पेपर 3 में एग्रीकल्चर है। जब आप इकोनॉमी वाला देखते हैं तो उसके जस्ट वहाँ पर ही एग्रीकल्चर है, जो कि इकोनॉमी का ही पार्ट है ऑब्वियसली, यहीं पर आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इससे जुड़े हुए जो प्रॉफिट हैं, उसको हम देखते हुए आर्टिकल को प्लेस कर सकते हैं किस पर, अलग अलग सिलेबस के पार्ट में। अगर ये वल्नरेबल सेक्शन को हेल्प कर रहा है तो फिर ये पेपर 2 में चला जाएगा, राइट। फार्मर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लेकिन वल्नरेबल हैं भी हैं साथ साथ में, तो फार्मर को अगर सपोर्ट हो रहा है तो वो भी GS पेपर 2 में चला जाएगा। तो इस तरीके से सिलेबस में अलग अलग सेक्टर से आता है। और एक अच्छी बात UPSC की क्या है कि चीज़ें ओवरलैप होती हैं एक दूसरे से। जब आप एक चीज़ को कहीं पर पढ़ रहे होते हैं तो उसका आप इस्तेमाल दूसरी जगह पर भी कर सकते हैं। ये जो टेक्निक है ये आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। आइए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल में क्या कहा गया है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। तो सबसे पहले कई सारे आर्टिकल में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक जा चुकी है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो अभी धीरे धीरे रिकवरी को भी शो कर रहे हैं। एक तरफ तो डाउनफॉल दिख रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिकवरी को भी शो कर रहे हैं। और ये रिकवरी रूरल एरिया में देखने को मिल रही है। इसके पीछे का क्या क्या कारण है, पहला तो है ट्रैक्टर और जो मोटर बाइक है यानी कि 2 व्हीलर्स हैं उनका सेल होना। दूसरा कारण है कि रूरल एरिया में डिमांड का बढ़ना। भाई डिमांड कैसे बढ़ेगी, डिमांड तब बढ़ेगी जब लोगों के पास पैसे होंगे। तो रूरल एरिया में इसका मतलब है कि पैसे बढ़ रहे हैं। पैसे बढ़ने का क्या कारण होगा, तो रूरल एरिया में जो परफॉर्मेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्योंकि एज यू नो रबी क्रॉप का जो हार्वेस्टिंग हुआ वहाँ से फसलें अच्छी मिली, खरीफ के बहुत अच्छे फसल होने की संभावना है। इसके अलावा अभी आगे देखेंगे गवर्नमेंट के क्या क्या स्कीम्स हैं जो रूरल सेक्टर में भी लागू हुए हैं, तो इससे रूरल सेक्टर में रिकवरी देखने को मिल रही है और एक हेल्दी परफॉर्मेंस आप एग्रीकल्चर सेक्टर का मान सकते हैं इस दौरान। वहीं पर केयर की रेटिंग याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा का यूज़ कर सकते हैं। केयर की रेटिंग के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग सेक्टर लाइकली टू ग्रो 3.5% तक ग्रो कर रहा है। और इट implies that the first time since quarterly estimate the growth have been published that likely to register positive growth। तो देखिए इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन अगर आप इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वो अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि आगे बढ़ रहा है। तो राइटर का मानना है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्शन तो पहले भी हुए, 1979 और 80 के दशक में भी ऐसी दिक्कतें आपके सामने आई थी, याद होगा। मतलब ऑब्वियसली आपको याद नहीं होगा, आपने पढ़ा होगा इसको। तो ये जो 1919 में था, लेकिन उस समय में क्या हुआ था कि जो एग्रीकल्चर GDP है वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा था। मतलब एक तरफ जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो तो नीचे जा ही रही थी, साथ में हमारे यहाँ पर उस समय में इतना फूड सिक्योरिटी नहीं था, हंगर बहुत ज़्यादा था और एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छे से ग्रो हुई हैं और उसके बाद हमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर गेन किया है। इस बार का जो सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इकोनॉमी तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, लेकिन जो एग्रीकल्चर GDP ग्रोथ है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा बल्कि वो आगे जा रहा है।
कुछ डाटा है यहाँ पर, वो आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, इसको यूज़ कर सकते हैं आंसर वगैरह में कि कितना कितना अभी प्रोडक्शन हुआ, कितना परसेंट ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। तो रबी अगर क्रॉप की बात करते हैं तो वहाँ पर 5.6% लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। खरीफ में एक्सपेक्टेड है कि 9% तक ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, सरकार के द्वारा कई सारे स्कीम्स एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए लॉन्च किए गए हैं, इफ़ यू रिमेंबर। तो याद रखिएगा, एक जगह पर सारे एग्रीकल्चर स्कीम को आपको ध्यान से लिख लेना है, उसको रिवाइज करते रहना है। तो मनरेगा में भी अभी एलोकेशंस को बढ़ाया गया है, आपको पता होना चाहिए। रूरल एरिया में रोजगार की भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, और इससे क्या हुआ है कि इससे इनकम लोगों का बढ़ा है। Healthy growth of farm sector, even if it continues, likely to offset the economic loss suffered other parts of economy. अब आता है मेन पॉइंट जो हमें डिस्कस करना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए कि जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रूरल एरिया में अगर ग्रोथ है तो इसकी ये पोटेंशियल है, अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो ये ऐसा भी पॉसिबल है कि इसी से हम लोग बाकी का जो अदर सेक्टर है उसको भी सुधार सकते हैं। जैसे कि अगर रूरल एरिया में डिमांड बढ़ रहा है तो आप देख रहे हैं खर्च कहाँ पर हो रहा है, बाइक्स पर खर्चा हो रहा है, ट्रैक्टर पर खर्चा हो रहा है, सामानें खरीदी जा रही हैं। तो इससे क्या होगा, हम बाकी के सेक्टर को भी संभाल सकते हैं अगर इस पर और अच्छे से फोकस किया गया तो। डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन रूरल हाउस होल्ड इनकम सेक्टर लाइक कंस्ट्रक्शन नाउ अकाउंट फॉर द साइजेबल पोर्शन एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रॉड बेस्ड रूरल रिकवरी रिमेन अनसर्टेन। नाउ द थिंग इज़ कि अब रूरल एरिया का जो पूरा एस्पेक्ट है उसको कंपेयर करते हैं अर्बन एरिया से। तो आरबीआई की एक रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आरबीआई ने क्या नोट किया है, दैट फुलर रिकवरी इन रूरल एरिया इज बीइंग हेल्ड बैक द म्यूटेड वेज ग्रोथ विच इज स्टिल hostage to migrant crisis and associated employment losses। तो एक तरफ तो माइग्रेंट क्राइसिस भी है और दूसरी तरफ ये एम्प्लॉयमेंट लॉसेस भी हो रही हैं। इसके अलावा अगर रूरल हाउस होल्ड्स के डिमांड की बात करते हैं कि किन किन सेक्टर्स में डिमांड क्रिएट हो सकता है रूरल हाउस होल्ड से, तो वो है कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेल ट्रेड एंड ग्रेटर एक्सटेंट टू देन बिफोर। Now these activities shape up will determine the pace of revival of the broader rural economy। तो अगर इन सब सेक्टर्स में बढ़ोतरी देखी गई, अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सब अपने आप नॉर्मल होने लग गई, तो यहाँ से ये समझा जा सकता है कि जो रूरल इकोनॉमी है वो ब्रॉडर हो रहा है, वो रिवाइव कर रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। और ये एक बहुत यहाँ पे जब जैसे आपको मैंने क्वेश्चन दिया है कि अगर हम लोकल प्रोडक्ट्स पर फोकस करते हैं तो इसके थ्रू अगर यहाँ पे जो सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि अर्बन एरिया में क्या है, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस हैं, अभी भी लॉकडाउन को कंटिन्यू किया जा रहा है, अर्बन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है एक्सेप्ट दिल्ली में तो खैर ऐसा नहीं है, बट बाकी सारी जगहों पर अगर देखते हैं तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस अभी भी उतने ही हैं। स्टिल दिल्ली में भी रिस्ट्रिक्शंस कुछ एक सेक्टर्स में हैं, जैसे कि दिल्ली मेट्रो हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया। तो अगर ये सब रिस्ट्रिक्शंस अर्बन एरिया में रहेंगे तो हमें रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा रिलाई करने की ज़रूरत है, और इसके थ्रू हम अर्बन एरिया की इकोनॉमी को भी रिवाइव कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा है एक्सप्लेन्ड पेज पर, और दैट द कोरोना वायरस रिस्क फॉर एनिमल हाई और लो। तो ये एनवायरनमेंट का सेक्शन आ जाएगा। कंजर्वेशन, आपको याद होगा कंजर्वेशन आपके सिलेबस का पार्ट है। विच वन आर एट रिस्क, हाई रिस्क। तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली डाटा देखने वाले हैं कि जो स्पेसीज़ हैं उनमें से कौन कौन से हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिस्क पर हैं अभी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कैसे इसका पता लगाए ये भी आपको मैं बताऊँगी। तो टोटल 410 स्पेसीज़ को लिया गया जिस पर कि पूरा चेक किया गया। वर्टिब्रेट्स हैं ये सारे, वो बर्ड, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल, इन सभी को पे जब चीज़ें प्रोजेक्ट की गई तो यार, तो यहाँ पे कैसे पता लगाया गया कि आखिर जो स्पेसीज़ हैं वो वल्नरेबल हैं कि नहीं, या उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको SARS-CoV-2 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसमें अभी मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या पता चला, लेकिन जो रिज़ल्ट आया है उसके अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे स्पेसीज़ हैं जो जो वेरी हाई रिस्क में हैं, कुछ ऐसे हैं जो रिस्क में हैं, कुछ ऐसे हैं जो लो रिस्क पर भी हैं। तो ये एग्जैक्ट जो डिफ्रेंसिएशन है ये हमें क्लियर होना चाहिए। एंड इसमें देखिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज़ जैसे कि सुमात्रन ओरगुटान है, या फिर गोरिल्ला है जो वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला है, ये सब अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज़ हैं और हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क में भी आते हैं इन्फेक्शन के। ठीक है, तो कोविड-19 जो है ये सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि एनिमल को भी इम्पैक्ट कर सकता है। ये
ये डाटा शो कर रहा है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इससे कौन कौन से एनिमल या फिर एनिमल इम्पैक्टेड होंगे कि नहीं होंगे। तो ये रिसर्च बता रही है कि वो होंगे। इसके अलावा जो चिंपैंजी है, रिसस मैकाओ है, ये वेरी हाई रिस्क पर आते हैं। और इसमें हाई रिस्क की कैटेगरी में ब्लू आइड ब्लैक लेमूर भी है, बॉटलनेस डॉल्फिन भी है। तो ये सब भी हाई रिस्क पर आते हैं। इसको आप लोग इमेज में देखेंगे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए वेरी हाई में कौन कौन है। वेरी हाई में ह्यूमन बीइंग, देखिए ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड का साइन है जो रेड में है, ठीक है। और जो येलो में है, येलोइश में, वो एंडेंजर्ड का साइन है। तो चिंपैंजी जो एंडेंजर्ड है वो वेरी हाई रिस्क में है SARS-CoV-2 की वजह से। और वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वो भी हाई रिस्क में है। और बोनोबो ये एंडेंजर्ड है और यहाँ पे हाई रिस्क में आता है। इसके अलावा हाई, ये वेरी हाई वाले हो गए। हाई रिस्क में आने वाले जो एनिमल्स हैं उसको भी आप देख सकते हैं, वाइट टेल डियर, चाइनीज हैमस्टर्स। तो ये सारे ना तो क्रिटिकली एंडेंजर और ना ही एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। लेकिन अगर आप साइबेरियन टाइगर की बात करते हैं तो ये क्या है, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है और मीडियम रिस्क पर है कोरोना वायरस की वजह से। इसके अलावा देखिए कैट जो है, अब डोमेस्टिकेटेड में अगर हम आते हैं तो कैट और कैटल ये भी मीडियम रिस्क कैटेगरी में है। ऐसा नहीं कि इन पर कोई रिस्क नहीं होगा, बल्कि कैटल और कैट पर, याद रखिएगा सी से दोनों है, कैटल और कैट ये मीडियम कैटेगरी के रिस्क में आते हैं। इसके अलावा डॉग जो है वो लो रिस्क कैटेगरी में है। तो अगर क्वेश्चन ये बन जाता है कि डॉग हाई रिस्क में है तो ये भी गलत हो जाएगा। आता है कि डॉग पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा कोविड-2 का, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो डिफरेंस है ये हमें क्लियर होना चाहिए। पिग, हॉर्स, डॉग, एलिफेंट ये आएंगे आपके लो रिस्क कैटेगरी में, ओके। और वेरी लो में फिर आपके जो हाउस माउसेस और क्रो ये सब आ जाएंगी, ठीक है। अब इसमें ये कैसे पता चला कि ये भी रिस्क में आते हैं, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ACE2 का जिक्र कई बार आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, मैंने भी आपको डिस्कस किया है। ये क्या है, ये एक एंजाइम है ACE2, याद रखना है आपको। और ये जो एंजाइम है ये सेल के सरफेस पे होता है और ये अलाउ करता है CoV-2 के इन्फेक्शन को कि वो ह्यूमन सेल में जा सकता है। दैट अलाउज SARS-CoV-2 टू इन्फेक्ट ह्यूमन सेल्स, ये है ACE2। तो इसका जो परसेंटेज है, जैसे कि 25 अमीनो एसिड्स ऑफ ACE2 आर इम्पॉर्टेंट फॉर द वायरस टू बाइंड विद द सेल। तो अगर किसी ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन में अगर 25 अमीनो एसिड्स ऑफ ACE2 मिलते हैं तो वो बाइंड कर लेता है सेल के साथ और फिर वायरस का जो इंट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है और स्प्रेडिंग शुरू हो जाती है। तो अगर यही सेम कैटेगरी ऐसे थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा अगर एनिमल में देखा गया तो वहाँ से भी ये चीज़ें पता लगाई कौन हाईएस्ट रिस्क पर है और कौन लो रिस्क पर है। अब अगला न्यूज़ देखते हैं जो एक्सप्लेन पेज पर ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रॉइड 2018 VP1, तो क्या ये अर्थ के बहुत करीब है, क्या ये अर्थ की तरफ आ रहा है, क्या इससे बहुत ज़्यादा खतरा है, तो ये सारी बातें आपको बताई गई हैं। याद लेके रखना है एस्ट्रॉइड का नाम 2018 यानी 2018 VP1 आपसे पूछा सकता है कि ये क्या है, न्यूज़ में था। तो ये एक एस्ट्रॉइड है जो अभी न्यूज़ में चल रहा है और इससे कितना खतरा है इसके लिए क्या बताते हैं नासा के साइंटिस्ट। उनका कहना है कि इससे ज़्यादा खतरा नहीं है क्योंकि एक तो ये बहुत ही छोटा है, इसका जो साइज़ है बहुत ही छोटा है। जो अप्रॉक्सीमेशन ऑब्वियसली जो पता लगाया जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली वेरी स्मॉल साइज़ का ये एस्ट्रॉइड है 2018 VP1, ओके। और इस वजह से अगर ये हमारे, पहले तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा नहीं, अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ भी जाता है तो ये ऑब्वियसली अर्थ से टकराएगा नहीं, ये पहले ही ख़त्म हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर। और इस वजह से कोई थ्रेट अर्थ को नहीं है, ऐसा मानना है। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि जिस दिन इलेक्शन है अमेरिका में उसके एक दिन पहले एटमॉस्फेयर में आ सकता है, ये जो रिसर्च है, जो स्टडी है वो बता रही है। तो इसीलिए अभी काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में चल रहा है कि क्या होगा उस समय में। खैर, इससे जुड़े हुए जो बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो बहुत ज़रूरी है। जब हम एस्टेरॉयड के टकराने की बात करते हैं या अक्सर ये न्यूज़ आती रहती है कि इतने तारीख को एस्टेरॉयड आने वाला है और टकराने वाला है, फिर दुनिया ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसी चीज़ों में आपको एक चीज़ याद रखना है कि क्या क्या इसके लिए चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या साइंटिफिक इवेंट्स हुए हैं और क्या क्या डेवलपमेंट्स उस क्षेत्र में हुए हैं। तो याद रखना है कि एस्ट्रॉयड को डिफ्लेक्ट करने का एक प्रोसेस जारी है, एक प्रोजेक्ट जारी है कि एक एस्ट्रॉयड है इसको डिफ्लेक्ट किया जाएगा, जिससे कि बहुत ख़तरा माना जा रहा है कि अर्थ को है। और उसका नाम है, उस एस्ट्रॉयड का नाम है डिडिमॉस।
डिडीमॉस जो है वो अर्थ के नियरेस्ट एस्ट्रॉइड में से एक है, और इसको डिस्ट्रॉय तो नहीं बल्कि इसको डिफ्लेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। इस प्रोसेस में नासा का एक मिशन है डार्ट, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट, और ईएसए का हेरा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, वो दोनों मिल करके, यानी कि नासा और ईएसए मिल करके इस पर काम कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और इस पूरे प्रोसेस का नाम है एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट, AIDA आइडा। तो याद रखना है AIDA के तहत नासा और ईएसए दोनों इसके लिए काम कर रही है। डिडीमॉस भी इंपॉर्टेंट है, डिडीमॉस पूछ सकते हैं कि ये क्या है, तो अर्थ के नियरेस्ट एक एस्ट्रॉयड है, तो डिफ्लेक्ट करने का प्लान चल रहा है नासा का। 2021 में लॉन्च किया जाएगा डार्ट को, और इसके अलावा जो दूसरा मिशन है उसको 2024 में लॉन्च किया जाएगा। तो वहाँ पे 6 किलोमीटर की दूरी पर पहुँच जाएगा 2022 में, जो नासा का डार्ट मिशन है। इसके अलावा दूसरा वाला जो है वो 24 में लॉन्च होकर के 2027 तक वहाँ पर पहुँच जाएगा, जो हेरा है। तो हेरा किसका है? हेरा ईएसए का है, याद रखना है। और डार्ट किसका है? डार्ट नासा का है, ये याद रखना है। अब देखिए इमेज में ये पूरा सीक्वेंस है, ये डिडीमॉस है, डिडीमॉस ए, ठीक है, डिडीमॉस ए, डिडीमॉस बी, और इसी को डिफ्लेक्ट करने का प्लान चल रहा है, स्पेसक्राफ्ट, ऐसे पूरा प्रोजेक्ट। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या आपने नाम सुना है इसका, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? अगर सुना है तो बताइए कौन कौन से कंट्रीज में मेंबर कंट्री हैं, रशिया, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान। तो बताना है इसका आंसर आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, अगर आपने सुना है इसके बारे में तो बताइए क्या ये UN की एजेंसी है ITU, और इसके बाद बाकी जो इन्फॉर्मेशन है क्या वो सही है। फिर बाद है अगला सवाल ब्रिक्स के ऊपर। ब्रिक्स के बारे में अक्सर हम पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक फैक्ट है वो हमें मालूम होना चाहिए। फिर कल के क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया गया है यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कल। और अभी तक अगर आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा हो, ये पैटर्न अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स अ लॉट, कीप